इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th भारत और समकालीन विश्व 2, जिसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस जमीन को जोड़ जाड़ कर व्यापार से चाहे किसी भी माध्यम से एक विश्व को कैसे बनाया जाता है। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जहां पर मोटे तौर पर पिछले 50 साल में ही हमारे सामने आई है। जो 50 साल में हमारे सामने दिखाई देती है उसी के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। एक सामान गया तो दूसरा से दूसरा सामान आया। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में बात करेंगे, सोचते हैं, तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्हें गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इसके वजह से ये समय गुजरा कि हमारी दुनिया इतना एडवांस हो गया है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या पीड़ित यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहते थे। हर लोग को कहीं ना कहीं जाते रहते थे अपनी यात्राओं में। जहां पर यात्रा कर रहे हैं, अपने इस यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यता, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर आते थे। अकेले तो आते नहीं थे, कुछ ना कुछ लेकर ही आते थे। चाहे बीमारी हो, समस्या हो, जीवाणु हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बहुत सारी चीजें व्यापार से रिलेटेड, वो सब लेकर आते थे। कुछ ना कुछ खाली आते कोई नहीं आता था। कुछ नहीं भी लेकर आएगा तो कुछ ना कुछ मनोरंजक देख कर तो जरूर आएगा। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर 3000 ईसा पूर्व समुद्री तटों पर होने वाले व्यापारों के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता इस इलाके से भी जुड़ी हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, 1000 साल से भी ज्यादा समय में मालदीव के समूह में, मालदीव के उसके समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, मालदीव का जितना भी आकार है, एरिया है, उसके समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले पैसा को कौड़ी बोलते थे, कौड़ी, ठीक है, कौड़ियां, वही चलता था ना उस समय। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती भी रहती थी। बीमारी फैलने और कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है, उसके बाद नहीं। तीसरे सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चित ही काफी देखा जा सकता है कि किधर से कौन व्यापार में आया, कौन नहीं आया, कौन गया, कौन क्या 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 क्या। चित्र 1, स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चिन्ह है। जहाज का चिन्ह गोवा संग्रहालय 10वीं शताब्दी में यह लिया गया था चित्र। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद, 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों मतलब क्या, समुद्र के किनारे जो होता है, जलपोत तो इसे नाव को बोलते हैं, तो जलपोतों की तस्वीर से उसी काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है कि उस समय भी समुद्री व्यापार था। ये जलपोत मतलब नाव को देखकर, ये स्मृति कला जो थी, स्मृति कला, इसके बारे में ही बताने के लिए ये लोग यहाँ पर बनवा कर रखते थे कि चल भैया, पेपर पर नहीं मिटकेगा ना, हमारे भविष्य में जो लोग होंगे वो देखेंगे। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। ये देखो रेशम मार्ग मतलब यहाँ से रेशम जाता था। इसी के वजह से दुनिया को किस तरह जोड़ा गया है। यहाँ पर गुफा भी है। चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाई गई है। सिल्क मार्ग 18वीं सदी, गुफा 217।
मोगाओ ग्रेटोज ग्यूज चीन, ये वहां का है। मेगाओ ग्रेटोज का है चीन का। यहाँ से आपको देखो गुफा भी बनता था और इसी गुफा के माध्यम से लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ये जो लाल कलर में दिख रहा है ना, यही गुफा का मुख्य द्वार है। इधर से ही लोग जाते थे, लेकिन सब सैनिकों का पहरा होता था, तो इसलिए कोई गलत लोग इसमें जा आ नहीं सकते थे। तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपादकों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग, आज भी हम लोग सिल्क का कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। तो सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाली चीनी रेशम, जिसको सिल्क का कितना महत्व था, किसको, चीनी रेशम का कितना महत्व था, यह मालूम चलता है। इतिहासकारकों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन और समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसा मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी। तो चीनी पॉटरी का मतलब बड़ा बड़ा भरकर चीनी सामान जाता था और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण यूरोप एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। आपसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, यूरोप से एशिया जाती थी कीमती धातु सोना चांदी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी, एकदम साथ साथ। शुरुआती काल से ईसाई मशीनरी निश्चित ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग के ही विविध शाखाओं से उसी के रास्ते से विभिन्न दिशाओं में फैल चुका था। अगला है भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। अब भोजन की यात्रा, भोजन कैसा था। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब वे व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीच बो जाते थे। वह भी जिस तरह नया फसल बो दिया जाता है वैसे ही बो जाते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार हो जाने वाले रेडी खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे हैं। मतलब रेडी खाना, आज के खाना में रेडी खाना, चाउमीन, मैगी, पास्ता, ये सब रेडी खाना है। पाव रोटी, ये सब रेडी खाना है। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण ले ले, ठीक है। माना जाता है कि नूडल्स, चाउमीन और मैगी, नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। किसका? स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 15वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है, ठीक है। नूडल्स जो आया है चाइना से आया है, ठीक है। और जो पास्ता है वो अरब यात्रियों के द्वारा लाया गया था, अरब से आया था वो। ये रेडी खाना हो गया, नूडल्स और पास्ता। तो पहले ये इटली पहुंचा, अब पहले उसका नाम था सिसिली, अब वो इटली का भाग है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी आए जाते हैं और लाए जाते थे ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह। भारत में भी ये सब उधर से ही आया है। इसलिए हो सकता है कि हम अभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, फिर भी उन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। और सांस्कृतिक लेन देन हमेशा चलता भी था गुफा के रास्ते से। लोग किस तरह गुफा में इधर घुस रहे हैं। और ये चित्र बता रहा है कि एक सामान दो और सामान उधर से मतलब बदल लो, ऐसा ही व्यापार होता था पहले।
इसी तरह का आहार भार ये तो हो गया ना। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि ऐसा ही सब व्यापार चलता होगा। आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, सोयाबीन, आलू, सोया जिसको सोयाबीन बोलते हैं, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारी पूर्वजों के पास नहीं थे। ये सब नहीं थे। क्या क्या? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सब हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, लेकिन बाद में आ गए, क्योंकि हम तो भाई केवल कंद मुंद फल खाने वाले इंसान थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आया है। जो अमेरिका में इंडियन लोग रहते हैं वही लोग हिंदुस्तान में सब लाएं और यहाँ पर सब चीज का व्यापार करवाएं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क पड़ा। कभी कभी ये सब जब आया ना तो जीवन में जमीन आसमान का फर्क पड़ते दिखाई देने लगा। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी एकदम अमूल्य रूप में बदल गई। उनकी जिंदगी ही बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में उसके बीच में ही बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में मर गए। अब पढ़ते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजों ने एशिया तक का समुद्र यात्रा ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुंच जाते हैं तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगता है। पूर्व आधुनिक द्वीप बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब पूरा एशिया इन प्रवाहों के रास्ते से एक अहम बिंदु था। और भारतीय जो द्वीप था इंडिया, ये तो पहले इतना नहीं था। अफगानिस्तान, काबुल वगैरह, अफगानिस्तान सब लेकर अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान, भारत, चाइना, श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, इधर भूटान, नेपाल, सब अपना था ना यार। तो ये भारतीय महाद्वीप बोला जा सकता है। तो ये केंद्र बिंदु था पूरे व्यापार का। आज भी देखेंगे तो एशिया महाद्वीप का सबसे केंद्र बिंदु है तो अपना भारत है, उसके सिवा कुछ नहीं है। बाकी सब तो अलग हो गया, लेकिन केंद्र बिंदु में आ जाएगा तो यही आएगा अपना इंडिया। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिला से, यूरोपी जब इसमें दाखिल होने लगे तो दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगा। और ये प्रवाह यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगा। ये चित्र देखो, इसमें बता रहा है आलू की खेती कर रहे हैं ये लोग। ये चित्र भी देख लो, 4 नंबर। आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। फसल कट जाने के बाद बचे कुचे आलूओं की उम्मीद थी, मतलब बचे कुछ सामान की उम्मीद थी उस समय। ठीक है, कि कुछ बचा होगा तो हम उसमें से थोड़ा ले लेंगे। 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। पहले के लोग तो आलू को ही पकाकर खा लेते थे ना, अभी भी खाया जाता है। इससे
दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए। 10 लोग मारे गए और 20 लाख लोग देश छोड़कर चले गए दूसरे देश में। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि अमेरिका तो भैया सबसे अलग है, इसलिए उससे किसी को ज्यादा लगाव तो था नहीं, कोई जानता ही नहीं था उधर देश भी है। लेकिन बाद में मालूम चला कि उधर देश भी है, गलती से गया था लोग। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगा। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से, जहां पर हर चीज का खान है, सोना चांदी, उसका निकलने वाली कीमती धातु, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। और 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धनी संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे और हर किसी को हर चीज के जरूरत भी समझ में आने लगी थी। और क्यों नहीं आती, बात में अगर आ जाता है तो हर कुछ चलने लगता है। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत, इन्हीं बदलावों की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसको खोज की बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए और यूरोप में बहुत ज्यादा खोजी अभियान शुरू किया गया। कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा कैसे, कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए खोज चालू हो गया था। यहाँ पर देखते हैं 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बना लिया था, मतलब उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर, मतलब मेरे पास सैनिक है उसी के ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई नहीं था। यह हथियार तो चेचक और कीटाणु थे, जो स्पेन सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप के आने वाली इन बीमारियों से बचने के रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, इसलिए ये लोग मारे गए। हमारे पास कोरोना से लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी है, इसलिए हम लोग जिंदा है, नहीं रहता तो मर जाते। और क्या होता ज्यादा से ज्यादा। जैविक युद्ध, ये देखो, न्यू इंग्लैंड स्थित सेटस के कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथार्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया, मतलब मिल्कियत पर हमें मालिकाना हक दे दिया। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ और एक बार संक्रमण शुरू हो जाने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। यहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे, वहां ये लोग भी इसकी चपेट में आ जाते थे। जहां पर यूरोपीय लोग नहीं जाते थे वहां पर भी ये बीमारी फैल जाता था और इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता ही आसान हो गया, साफ हो गया। बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमला कर सकते हैं, बंदूक को खरीद लो या छीन कर हमला कर लो, लेकिन इस चेचक के बीमारियों का क्या करें, इसका तो कोई उपाय ही नहीं था। इसका क्या किया जा सकता था, क्योंकि हमलावर के पास उससे बचने का तरीका था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी
जो हमला करता था उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुके थे। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था और शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, आमतौर पर धार्मिक टकराव होते थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। जो धार्मिक असंतुष्ट लोग थे उनको कड़ी दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक दिया गया, काम करो। यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। मतलब यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं सदी का काफी समय बीत जाने के बाद 18वीं सदी का बहुत ज्यादा समय बीत गया तो चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाने लगा। 18वीं सदी के बाद एशिया व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, चाइना और इंडिया का, ठीक है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कायम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग रहने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे बड़ा केंद्र है यूरोप। विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन? यूरोप। आज देख लो, विश्व बैंक कहाँ है? अमेरिका में, यूरोप में है। सब चीज उधर ही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सब उधर ही है। ये टोपी वाले देख लो, यहाँ पर खरीदारी हो रही है, गुलामों की खरीदारी। अच्छे कपड़े पहनाकर बेचते थे कि लोग अच्छा खरीदे। ये लोग बिकने के लिए तैयार हैं और वो लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ये लोग बिकेंगे और ये लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ये टोपी वाले लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ये चित्र बनाया गया था 1851 में। अगले भाग में पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी, 1815 से लेकर 1914 तक। करीबन 100 साल की बात इसमें जानेंगे, पूरे 100 साल की। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप अगले पाठ में पढ़ने से पहले आप अपने बुक पर एक रोशनी जरूर डाल लेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।